सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार सिंगल टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्यारे विद्यार्थियों, हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें ये तीसरा वीडियो है। हमने कल ये 11 अप्रैल को भौतिकवाद और महाभारत भगवत गीता इन बिंदुओं को हमने पढ़ा था। और आज हम प्राचीन भारत में जीवन और कर्म इस शीर्षक को देखेंगे, हम पढ़ेंगे। बुद्ध के समय के पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें कहाँ मिलता है? जातक कथाओं में मिलता है। जातक कथाओं में मिलता है। ये भी रचनाएं हैं, जातक कथाएं भी। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब दो प्रधान जातियों, कौन कौन सी थी? द्रविड़ और आर्यों जातियों, द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। यानी इनमें घुल मिल रही थी। कौन कौन सी जातियां थी? द्रविड़ और आर्य जाति के लोग थे। तब ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य साधन लगान था। आमदनी का मुख्य साधन क्या था? ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। ग्राम सभाएं क्या थी? स्वतंत्र थी। और आमदनी का साधन क्या था? आमदनी का साधन मुख्य लगान था। आमदनी का मुख्य साधन क्या था? लगान था। लगान से ही टैक्स वसूलते थे, जो उपज होती थी उनसे। और यह लगान उपज का छठा भाग होता था। यानी जो भी फसल होती थी उसका छठा भाग लगान के रूप में लिया जाता था। जातकों के वर्णन में एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। विशेषतः दस्तकार्यों से जुड़े लोगों की अलग अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना की। पेशेवर लोगों के गांव या शहरों के पास ही बसे हुए थे। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं का हाल भी है। क्या है? जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं का हाल भी है। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग की मिट्टी के पुराने बर्तन ब्राह्मी लिपि के अक्सर मिलते हैं। पाषाण युग में यानी पत्थर के युग में, पाषाण युग में मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि, किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में
ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में ब्राह्मी लिपि के अक्षर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिलते हैं। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपनी प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने अपनी प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी पाणिनि ने अपनी प्रसिद्ध व्याकरण की रचना अष्टाध्यायी की रचना की। इसका रचना समय क्या है? ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी, लेकिन हम निश्चित नहीं कह सकते कि 6वीं शताब्दी की या 7वीं शताब्दी की है, क्योंकि यहाँ ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उस समय तक संस्कृत का स्थिर रूप हो चुका था। संस्कृत का क्या रूप हो चुका था? संस्कृत का स्थिर रूप हो चुका था। औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी थी और औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें थी और अस्पताल भी। औषधि पर चरक की तथा शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की पुस्तकें मिलती हैं। औषधि पर किसकी? चरक की। चरक एक महान चिकित्सक हुए हैं। चरक की तथा शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की पुस्तकें मिलती हैं। महाकाव्य के युग में वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र आया है। क्या थे? पुराने आश्रम थे। आश्रमों में रहकर विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे। कुछ वर्षों तक वहाँ प्रशिक्षण लेकर विद्यार्थी वापस गृह जीवन बिताते थे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र बना रहा। बनारस क्या रहा? बनारस शिक्षा का केंद्र बना रहा। बनारस प्राचीन शहर है, इतिहास और प्राचीनता लिए हुए है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी प्रसिद्ध था उस समय। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी प्रसिद्ध था। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी क्या था? प्रसिद्ध था। बौद्ध काल में यह बौद्ध केंद्र बन गया था। बौद्ध काल में यह बौद्ध केंद्र बन गया था। बौद्ध काल में क्या हो गया था? ये बौद्ध केंद्र बन गया था। अब है महावीर बुद्ध वर्ण व्यवस्था। महावीर के समय और बुद्ध के समय महावीर बुद्ध वर्ण व्यवस्था। महावीर बुद्ध वर्ण व्यवस्था। जैन धर्म और
बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से हट कटकर अलग हुए थे। किससे अलग? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे। किससे कटकर अलग हुए थे? वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे। उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना, दोनों ने अहिंसा पर बल दिया है। दोनों ने अहिंसा यानी हिंसा न करना, अहिंसा पर बल दिया है। बुद्ध और जैन धर्म दोनों ने क्या किया है? अहिंसा पर बल दिया है। और वो दोनों ये यथार्थवादी हैं। वे जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल देते हैं। वे यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। वे यथार्थ यानी जैसा है, यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं, बुद्धिवादी हैं। तीसरा है इनका, वे जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल देते थे। वे जीवन में विचार और तपस्या पर बल देते थे। इस पे बल देते थे, विचार और तपस्या पर बल देते थे। महावीर और बुद्ध समकालीन थे। महावीर और बुद्ध दोनों क्या थे? समकालीन। समकालीन यानी एक ही समय के समकालीन थे, एक ही समय के थे। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरोहित प्रपंच पर हमला करने का साहस था। तो वो क्या करते थे? अंधविश्वासों पे चोट करते थे। उनका आग्रह तर्क वितर्क और किस पे था? तर्क वितर्क और अनुभव पर था। उनका बल नैतिकता पर था। उनका बल नैतिकता पर था। नैतिक होना चाहिए आदमी को, नैतिकता पर, अपनी नीति पर होना चाहिए। और किस पे था? बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर पद्धति थी। बुद्ध की पद्धति मनोविश्लेषण मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यानी तर्क की कसौटी पे बात को कसते थे। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी। बुद्ध की पद्धति कहती थी मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण पे आधारित थी। जीवन में वेदना और सुख दुख पर बोध में बहुत बल दिया गया है। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। दुख पे बहुत बल दिया गया है। अब है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त चाणक्य। चंद्रगुप्त और चाणक्य।
चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना इन दोनों ने मिलकर ही की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य ने। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। पश्चिमोत्तर बिहार पर सिकंदर के आक्रमण से दो विलक्षण व्यक्ति पैदा हुए। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से दो विलक्षण व्यक्ति सामने आए। कौन कौन से थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, ये दो विलक्षण व्यक्ति सामने आए। दोनों का मेल कारगर सिद्ध हुआ। दोनों का मेल कारगर सिद्ध हुआ। सिकंदर दोनों मगध के शक्तिशाली शासक नंद द्वारा साम्राज्य से निकाल दिए गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को नंद वंश के शासक ने राज्य से बाहर कर दिया था। यानी वहाँ के नंद वंश का जो शासक था उसने चंद्रगुप्त मौर्य को और चाणक्य को राज्य से बाहर निकाल दिया था। चंद्रगुप्त की भेंट सिकंदर से हुई। चंद्रगुप्त की भेंट किससे हुई? चंद्रगुप्त की भेंट सिकंदर से हुई। सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्ष बाद ही, कितने वर्ष बाद? सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्ष बाद ही क्या किया? सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्ष बाद ही पाटलिपुत्र पर अधिकार करके, ये पाटलिपुत्र क्या आधुनिक पटना है, करके चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राजनीति का महत्वपूर्ण
ग्रंथ राजनीति में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में व्यापार, वाणिज्य, कानून, न्यायालय यानी कोर्ट, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह, तलाक, कृषि, लगान, दस्तकारियों, जनगणना आदि पर चर्चा की है। अब उसके बाद हम अशोक पढ़ेंगे। अशोक 273 ईस्वी पूर्व में अशोक 273 ईस्वी पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना और उसने पूर्वी तट पर कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली और वह जीत भी गया, पर नरसंहार को देखकर उसके युद्ध में विरक्ति हो गई, उसका मन बुद्ध की शिक्षाओं पर पड़ा। उसने पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। किसने? अशोक ने। वह जीत भी गया, कलिंग प्रदेश यानी आधुनिक उड़ीसा जीत भी गया, पर नरसंहार यानी युद्ध में मारे गए व्यक्तियों नरसंहार को देखकर उसे युद्ध से विरक्ति हो गई, मतलब युद्ध से नफरत हो गई। उसके मन पर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव पड़ा। 241 वर्ष तक शासन करने के उपरांत ईस्वी पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा तीसरा वीडियो था, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और पाठ को समझेंगे। नमस्कार।